फिल्म की शुरुआत होती है नॉर्वे में स्थित रोम्सडोलन पहाड़ों से, जहां नोरा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रॉक क्लाइंबिंग कर रही है। छोटी नोरा को कुछ मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ता है, पर वो अपने डर का सामना करती हुई अपने पिता के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद नोरा को उसके पिता ट्रोल नामक पहाड़ी की चोटियां दिखाते हैं और उसे बचपन में सुनाई एक फेरी टेल की याद दिलाते हैं। उस कहानी के मुताबिक एक शादी में 13 ट्रोल नशे में धुत थे। नशे में होने के कारण उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और सुबह हो गई। उन पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही वो पत्थर के बन गए और अब वो पहाड़ों के रूप में उन्हीं ट्रोल चोटियों पर स्थित हैं। इसे नोरा के पिता कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत मानते थे, पर नोरा को ये एक फेरी टेल के सिवा और कुछ नहीं लगती थी, क्योंकि नोरा सिर्फ आंखों देखी बातों पर यकीन करती थी। नोरा के पिता उसे समझाते हैं कि अगर वो ट्रोल की कहानी पर दिल से भरोसा करेगी तो उसे वो जरूर दिखाई देंगे। नोरा अपने पिता की बात मानकर पूरे दिल से जब उस कहानी पर यकीन करती है और सामने चोटियों पर देखने की कोशिश करती है तो उसे उन चोटियों पर उन ट्रोल दानवों का चेहरा नजर आता है। नोरा को उसके पिता से मिला ये नया नजरिया उसे एक पेलियंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी बनने के लिए प्रेरित करता है। कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। नॉर्वे में अटलांटिक के तट पर खुदाई करते वक्त डायनो हंटर नाम से सम्मानित नोरा को 6 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद जमीन में दबा एक डायनासोर का जीवाश्म मिलता है। उसे देख नोरा और उसकी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहां से मीलों दूर डोबरा नामक जगह पर पहाड़ी के बीच से रेलवे सुरंग बनाने का काम चल रहा था, पर वहां खड़े कुछ पर्यावरण प्रेमी उस कार्य का विरोध करते हुए लगातार पहाड़ों को नुकसान न पहुंचाने के नारे लगा रहे थे। वहां खड़ी एक लड़की अपने मोबाइल पर इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। उधर सुरंग के अंदर माइनर्स सुरंग की छतों और दीवारों पर एक्सप्लोजिव लगाकर सुरंग से बाहर आते हैं। तभी उनमें से एक माइनर विरोध कर रहे लोगों की तरफ देखकर थूकता है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। फिर माइनर्स में से एक आदमी विरोध कर रहे लोगों को चिढ़ाता हुआ एक्सप्लोजिव का रिमोट उनकी तरफ दिखाते हुए सुरंग के अंदर ब्लास्ट कर देता है। कुछ देर बाद जब धूल का बादल थम जाता है तब कुछ माइनर्स सुरंग के अंदर प्रवेश करते हैं। तभी सुरंग के अंदर उन्हें भूकंप जैसा एक झटका महसूस होता है और गुफा के अंधेरे में एक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। फिर अगले ही पल सुरंग अंदर ही अंदर धंसने लगती है। सभी कर्मचारी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, पर इससे पहले कि वो सभी बाहर निकल पाते वो एक के बाद एक चट्टानों में दबकर मारे जाते हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर ओस्लो शहर में नॉर्वेजियन आर्मी का मुख्यालय मौजूद था। वहां काम कर रहे एक ऑफिसर को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर डोबरा में भूकंप की गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। तभी वहां बैठे दूसरे ऑफिसर को कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो तुरंत एयरफोर्स से डोबरा की पहाड़ियों में मिलिट्री प्लेन्स को भेजने के लिए अनुरोध करता है। एयरबेस से मिलिट्री के 2 प्लेन तुरंत डोबरा पहाड़ियों की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्लेन का कैमरा आर्मी के मुख्यालय में डोबरा की लाइव रिकॉर्डिंग प्रसारित कर रहा था, जिसमें ध्वस्त हो चुके रेलवे सुरंग की तस्वीर दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर लाइव प्रसारण देख रहे आर्मी जनरल को उस वीडियो में एक हैरान कर देने वाला दृश्य नजर आता है, जिसके बाद वो तुरंत प्रधानमंत्री तक ये खबर पहुंचाने का आदेश देता है। प्रधानमंत्री के घर पर उनका मुख्य सलाहकार एंड्रियास प्रधानमंत्री को सेना के मुख्यालय में ले जाने के लिए पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री एंड्रियास के साथ कार में बैठकर मुख्यालय की तरफ जाने लगती है और अपनी कार में लगे टैबलेट पर रक्षा मंत्री से बात करती है। रक्षा मंत्री उन्हें डोबरा से ली गई वो रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं जिसमें रेलवे सुरंग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। साथ ही उन्हें वहां हैरान कर देने वाले कुछ बड़े पैरों के निशान भी मिले थे जो अभी तक उनकी समझ से परे हैं। इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री एंड्रियास को कुछ विशेषज्ञों को बुलाकर एक मीटिंग रखवाने को कहती है। उधर अटलांटिक के तट पर नोरा अपनी टीम के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी। तभी मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर उस जगह पर उतरता है। उसे देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उस हेलीकॉप्टर से कुछ सैनिक बाहर आते हैं और नोरा को अपने साथ आर्मी मुख्यालय ले जाते हैं। आर्मी मुख्यालय के एक सीक्रेट बेस में नोरा एंड्रियास से मिलती है। नोरा एंड्रियास से पूछती है कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है, जबकि वो तो सिर्फ जीवाश्म ढूंढने का काम करती है। इस पर एंड्रियास कहता है कि ये एक टॉप सीक्रेट है जिसके बारे में वो ज्यादा बात नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत जल्द उसे सब पता चल जाएगा। तभी एंड्रियास वहां काम कर रही कंप्यूटर एक्सपर्ट सिग्रिड को स्टार ट्रेक के अंदाज में हेलो बोलता है और नोरा को बताता है कि सिग्रिड उसकी अच्छी दोस्त है। पर नोरा उसकी बेमतलब की बातें सुनकर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो अपनी रिसर्च छोड़कर यहाँ आई थी, लेकिन अभी तक उसे कोई भी काम की बात नहीं बताई गई थी। इतने में एंड्रियास उसे एक ऑफिस में ले आता है जहां प्रधानमंत्री और कुछ बड़े अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। भड़की हुई नोरा उन्हें देखकर शांत हो जाती है और अंदर आकर बैठ जाती है।
एंड्रियाज वहां बैठे अधिकारियों और विशेषज्ञों से जीवाश्म विज्ञानी नोरा का परिचय करवाता है, पर नोरा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा है। तभी स्क्रीन पर डोबरा की फुटेज देखकर नोरा हैरान हो जाती है। फुटेज में जमीन पर बने विशाल पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वहां बैठे कुछ विशेषज्ञों को ये भूकंप के कारण बने गड्ढे लगते हैं, पर नोरा के नजरिए में ये किसी बड़े जीव के पैरों के निशान थे। पर उस निशान को देखकर भी वहां बैठे अधिकारी बिना किसी वैज्ञानिक सबूत के नोरा की बातों पर यकीन करने से इनकार कर देते हैं। इसी बीच कंप्यूटर एक्सपर्ट सिगरेट भागती हुई ऑफिस के अंदर आ जाती है। वो कहती है कि उसने डोबरा में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों में से किसी का मोबाइल एक्सेस कर लिया है और उस मोबाइल में से उसे एक वीडियो मिला है। सिगरेट उस वीडियो को स्क्रीन पर दिखाती है। उस वीडियो में वो सुरंग एक धमाके के साथ अंदर से फट जाती है। इसके साथ ही बड़ी बड़ी चट्टानें वहां से भाग रहे लोगों के ऊपर गिरने लगती है, जो उन्हें कुचल कर रख देती हैं। इस वीडियो को देखकर वहां पर हैरान परेशान बैठे अधिकारियों में से कोई भी इस तबाही का कारण समझ नहीं पा रहा था। तभी नोरा सिगरेट से वीडियो फिर से चलाने के लिए कहती है। जब नोरा ध्यान से उस वीडियो को सुनती है तो उसे किसी जानवर के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद नोरा एक जगह पर वीडियो को रोकने के लिए कहती है। सिगरेट जब वीडियो को रोकती है तो उन्हें स्क्रीन पर सुरंग से उठा एक बड़ा दानवी आकार का जीव दिखाई देता है। इसी जीव के सुरंग से बाहर आने के कारण वो सुरंग फटी पड़ी थी। ये देखकर वहां बैठे अधिकारियों की सांसें एक पल के लिए थम सी जाती हैं। उसी समय वहां से कुछ दूर लेस्जा नामक जगह पर एक किसान दंपत्ति अपने घर पर चाय का आनंद ले रहे थे। तभी वहां बैठी महिला को दूर से आती एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो। साथ ही उसे अपने आसपास कुछ हलचल सी महसूस होती है। फिर अगले ही पल उनका पूरा घर हिलने लगता है। वे दोनों डर के मारे तहखाने में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो तहखाने से बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से तबाह हो चुके अपने घर को देखकर वो सदमे में आ जाते हैं। ये खबर भी ओस्लो शहर में स्थित आर्मी के मुख्यालय तक पहुंच जाती है, जहां अभी भी कुछ वैज्ञानिकों को ये बस कोई प्राकृतिक आपदा लग रही थी। उनकी बहस से नाराज होकर नोरा चर्चा में वक्त जाया न करके उस तबाही की छानबीन करने की बात पर जोर देती है और वहां से बाहर चली जाती है। तभी एंड्रियास बाहर आकर नोरा को बताता है कि प्रधानमंत्री ने नोरा की बातों से प्रभावित होकर उसे वैज्ञानिक सलाहकार का ओहदा प्रदान किया है और अब वो सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। नोरा और एंड्रियास तुरंत लेस्जा में हुई तबाही की छानबीन करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एंड्रियास नोरा से पूछता है कि उसे पेलियोंटोलॉजिस्ट बनने का ख्याल क्यों आया। नोरा उसे बताती है कि वो बचपन से परियों की रोमांचक कहानियां सुनकर बड़ी हुई है, इसीलिए उसे जीवाश्म विज्ञान में दिलचस्पी है। उसके पिता लोक साहित्य के अध्यापक रह चुके हैं और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पिता कहानियों में छुपी सच्चाई की तलाश करते हैं, लेकिन वे अपने इन असाधारण कल्पनाओं में इतने खो गए कि उन्हें कहानी और सच्चाई में फर्क दिखना बंद हो गया था और वो धीरे धीरे लोगों से, नोरा से दूर होते चले गए। इन्हीं बातों के बीच वो दोनों लेस्जा पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात स्पेशल ऑपरेशन कमांड के कप्तान क्रिस से होती है। क्रिस उन्हें बताता है कि कोई बड़ी चीज नदियों को पार करती हुई इन घाटियों की तरफ आई थी। वो इस घर को तबाह करते हुए आगे निकल गई। उसके पैरों के निशान आगे 3 किलोमीटर दूर तक मिले हैं। उसके बाद वो निशान गायब हो गए हैं। क्रिस उन्हें उन किसान दंपत्ति से मिलवाता है जिनका घर तबाह हो चुका था। वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने पहाड़ को चलते हुए देखा था, पर इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता पाते। ये सुनकर नोरा वापस जाने लगती है। तभी उस महिला को कुछ याद आता है। वो कहती है कि उसने एक आवाज भी सुनी थी, एक बहुत ही मायूस सी आवाज। ये बात नोरा की दिलचस्पी को और ज्यादा गहरा कर देती है। नोरा जब उस जगह की छानबीन करते हुए उस बड़े पैरों के निशान के करीब पहुंचती है तो उसे एक अजीब सी तीव्र सुगंध का एहसास होता है, जिसे वो हाइपर नेचर नाम देती है। नोरा उसे जितने भी सुराग मिले थे उन्हें अपनी डायरी में नोट करती जा रही थी। फिर नोरा एंड्रियास और क्रिस के साथ उस जगह पर जाती है जहां पैरों के निशान खत्म हुए थे, लेकिन वहां पर चट्टान के सिवा कुछ नहीं था। उस वक्त नोरा को अपने पिता की सुनाई ट्रोल की कहानी फिर से याद आ जाती है। नोरा अपनी डायरी में लिखे उन सुरागों को जोड़ने की कोशिश करती है जो उसके दिमाग को और उलझा कर रख देते हैं। उस वक्त नोरा के दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स का नाम आता है जो उसकी उलझन को सुलझा सकता था। नोरा क्रिस और एंड्रियास को उस शख्स के पास लेकर जाती है जो लोगों से अलग एक बियाबान में छुपकर रह रहा था। जब नोरा एंड्रियास के साथ वहां पहुंचती है तो वो शख्स उन्हें दुश्मन समझकर उन पर बंदूक तान देता है। तब नोरा उन्हें शांत करते हुए बताती है कि वो उन्हीं की बेटी है। दरअसल वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नोरा के पिता टोबायस थे। अपनी बेटी को देखकर टोबायस हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से सालों बाद मिल रहे थे। वो सभी टोबायस के घर के अंदर जाते हैं
जहां एंड्रियास टोबायस की ट्रोल पर की गई सालों की रिसर्च को देखता है। टोबायस उसे बताते हैं कि 1943 में जर्मन नाजियों ने नॉरलैंड में रेलवे सुरंग बनाने का काम शुरू किया था, पर वो केवल बोडो नाम के शहर तक ही सुरंग बना पाए, क्योंकि उस वक्त पहाड़ों के अंदर से कोई ऐसी चीज निकली थी जिसकी वजह से उन्हें काम बंद करना पड़ गया था। तभी नोरा टोबायस को बताती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है और उन्हें डोबरा में हुई तबाही का वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में बड़े दानव को देखकर टोबायस समझ जाते हैं कि ये दानव कोई और नहीं बल्कि ट्रोल है। वो बताते हैं कि 1000 साल पहले नॉर्वे में ट्रोल्स खुलेआम घूमा करते थे, यहाँ तक कि 1840 तक नॉर्वे वासियों को ट्रोल से किसी भी प्रकार का संपर्क रखने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। ट्रोल्स का अगर अस्तित्व नहीं होता तो 1840 तक ट्रोल से संपर्क न रखने का नियम भी नहीं होता। टोबायस की इस कहानी पर नाराजगी जताते हुए नोरा कहती है कि इस धरती पर अभी तक ट्रोल का कोई जीवाश्म या डीएनए नहीं मिला है जो ट्रोल के अस्तित्व और उसके विलुप्त होने का कारण बता सके। इस पर टोबायस कहते हैं कि ट्रोल के विलुप्त होने का कारण नॉर्वे में बढ़ता हुआ क्रिश्चियन धर्म था, और टोबायस ये बात साबित करने के कगार पर ही थे कि तभी कुछ रईस और ताकतवर क्रिश्चियन असामियों ने उन्हें पागल बताकर पागल खाने भेज दिया। टोबायस नोरा को इस बात पर यकीन दिलाने के लिए वापस उसी जगह ले आते हैं जहां पर वो बड़े पैरों के निशान खत्म हुए थे। दोनों बाप बेटी एक चट्टान के पास खड़े होकर ट्रोल की कहानियों पर बहस कर रहे थे। तभी मौसम बदलता है और तेज हवाएं चलने लगती है। तूफानी बादल सूरज को घेर लेते हैं। इतने में नोरा को फिर से वही हाइपर नेचर की महक आने लगती है। तभी उसके पीछे एक बड़े चट्टान की आंख खुल जाती है। नोरा जब पीछे पलट कर देखती है तो उन भयानक घूरती आंखों को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो भयानक दृश्य सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। तभी वो चट्टान जमीन से उठने लगती है। क्रिस तुरंत सभी को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था कि तभी वो पत्थर का बना दानव उठकर खड़ा हो जाता है। क्रिस तुरंत हेलीकॉप्टर के कैमरा से आर्मी के मुख्यालय में उस दानव का लाइव वीडियो प्रसारित करता है। उस पहाड़ी दानव को देखकर सारे अधिकारी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग टोबायस को लेकर मुख्यालय पहुंचते हैं, जहां टोबायस अधिकारियों को बताते हैं कि वो जिसे खतरा समझ रहे हैं असल में वो पौराणिक कहानियों में दर्शाया गया एक ट्रोल है और ट्रोल इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अधिकारी टोबायस की बात पर यकीन नहीं करते और उन्हें पागल कहकर मुख्यालय से बाहर निकाल देते हैं और ट्रोल को मारने की जिम्मेदारी मिलिट्री के हाथों में सौंप देते हैं। नोरा को अभी भी ट्रोल की कहानियों पर यकीन नहीं हो रहा था। सारे लोग उस ट्रोल को एक खतरा समझ रहे थे और किसी तरह उसे खत्म करने वाले थे, लेकिन टोबायस ट्रोल को मरने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वो नोरा को समझाते हैं कि इंसानियत के नाते ही सही वो ट्रोल को बचाने में उनकी मदद करें। उधर क्रिस ट्रोल को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर निकल रहा था। तभी नोरा वहां आकर क्रिस के साथ उस मिशन पर जाने का अनुरोध करती है। क्रिस उसे अपने साथ आने की इजाजत दे देता है। फिर रात होते ही क्रिस अपने मिलिट्री दल के साथ पहाड़ियों पर पहुंच जाता है और वहां घात लगाकर ट्रोल के आने का इंतजार करने लगता है। तभी ट्रोल कुछ सूंघते हुए वहां पहुंचता है। इससे पहले कि ट्रोल कुछ करता, क्रिस सेना को ट्रोल पर हमला करने का आदेश दे देता है। वे लोग सारे आधुनिक हथियारों से ट्रोल पर हमला करते हैं, पर ट्रोल पर जैसे उन सब का कोई असर ही नहीं होता। उस हमले से ट्रोल गुस्से से भड़क उठता है और इधर उधर तबाही मचाने लगता है। सारे लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं और अंधेरे की आड़ लेकर छुप जाते हैं। क्रिस भी नोरा और बाकी लोगों को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, जहां पहले से ही एक घायल फौजी छुपा हुआ था। वो घायल और डरा हुआ फौजी अपने हाथों में क्रॉस लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था। तभी ट्रोल उसके खून को सूंघकर उसे ढूंढ लेता है और उसे अपने हाथों में दबोचकर उसे जिंदा ही खा जाता है। टोबायस बाकियों को बताता है कि ट्रोल क्रिश्चियंस का खून सूंघ लेता है। इसके बाद सभी वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी टोबायस ट्रोल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। टोबायस ट्रोल को शांत करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तभी मौका देखकर एक टैंक ट्रोल पर निशाना साधकर हमला कर देता है, जिससे गुस्सा होकर ट्रोल उस टैंक की तरफ मुड़ता है और अनजाने में ही अपने पथरीले पूंछ से टोबायस को टक्कर मार देता है, जिससे टोबायस बुरी तरह से घायल हो जाता है। उस टैंक को अपने पैरों से कुचलने के बाद ट्रोल टोबायस की तरफ देखकर दुख जाहिर करता है और वहां से चला जाता है। ये सब देखकर नोरा को भी यकीन हो जाता है कि ट्रोल सिर्फ अपना बचाव कर रहा था, उसका मकसद इंसानों को मारना नहीं है। उस वक्त नोरा की आंखें अपने पिता को मरते हुए देख रही थी। मरते हुए टोबायस नोरा को टूटे फूटे शब्दों में एक जानकारी देते हैं। वो कहते हैं, रॉयल पैलेस, राजा, घर। इतना कहकर टोबायस मौत की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह क्रिस नोरा को बताता है
कि सरकार ट्रोल को खत्म करने के लिए उस पर हवाई हमला करने वाली है। नोरा को भी अब ट्रोल की कहानियों पर यकीन होने लगा था और वो बेवजह उसे मरने नहीं देना चाहती थी। वो अपने पिता के दस्तावेजों की छानबीन करने लगती है। तभी उसे किताब में छिपे एक राज का पता चलता है। उस किताब के मुताबिक ट्रोल क्रिश्चियंस को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके चर्च में लगी घंटियों की आवाजें ट्रोल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए ट्रोल चर्च पर पत्थर फेंक कर उन्हें तोड़ने की कोशिश किया करते थे। नोरा ये बात प्रधानमंत्री और सुरक्षा बलों को समझाने की कोशिश करती है कि ट्रोल को मारने के बजाय चर्च की घंटियों का इस्तेमाल कर वे उसे रोक सकते हैं, लेकिन उसकी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता। तभी क्रिस नोरा का साथ देते हुए अधिकारियों को समझाता है कि उनका पाला एक विचित्र दुश्मन से पड़ा है जिस पर आधुनिक हथियारों का भी कोई असर नहीं होता है, इसलिए उन्हें ट्रोल को रोकने के लिए कोई अलग तरीका सोचना होगा। इस पर आर्मी जनरल भी क्रिस का साथ देते हुए कहता है कि जब उनका दुश्मन ही इतना अतरंगी है तो उन्हें उसे हराने के लिए भी कोई अतरंगी तरीका सोचना होगा। ये सुनकर प्रधानमंत्री इस फैसले को मंजूरी दे देती है। उसके बाद अधिकारियों की वापस एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां उनके कंप्यूटर पर ट्रोल के एक फैमिली पार्क की तरफ बढ़ने के संकेत मिलते हैं। उस वक्त उस पार्क में एक छोटी बच्ची आइसक्रीम लेकर एक ट्रोल की मूर्ति को देख रही थी। तभी अचानक वहां की जमीन हिलने लगती है जिससे लोगों में भगदड़ मच जाती है। तभी उस मूर्ति के पीछे से चलता हुआ ट्रोल वहां आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं, पर वो बच्ची हैरानी से ट्रोल को देखती रहती है। इतने में मिलिट्री के 4 हेलीकॉप्टर जिनके नीचे बड़ी बड़ी घंटियां लगी थी वो ट्रोल की तरफ बढ़ते हैं और ट्रोल को चारों ओर से घेर लेते हैं। ट्रोल के कानों में जब घंटियों की आवाज जाती है तो वो जैसे बौखला जाता है। ये देखकर कि ट्रोल पर घंटियों का असर होने लगा है, क्रिस अपने साथियों को और करीब जाने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो घंटियां बजाकर ट्रोल के गुस्से को और भड़का रहे हैं। तभी ट्रोल एक पूरी दुकान को उठाकर एक हेलीकॉप्टर पर फेंक देता है जिससे वो हेलीकॉप्टर तबाह होकर नीचे गिर जाता है। फिर ट्रोल एक के बाद एक सारे हेलीकॉप्टर तबाह करता जाता है और आखिर में एक हेलीकॉप्टर को मारकर नीचे गिरा देता है। वो हेलीकॉप्टर ऊपर देख रही उस बच्ची की तरफ गिरने ही वाला होता है कि तभी ट्रोल उसे पकड़ लेता है और बच्ची की जान बचा लेता है। फिर ट्रोल क्रिस के हेलीकॉप्टर की तरफ देखकर उन्हें खुद से दूर रहने की चेतावनी देते हुए वहां से आगे चला जाता है। ट्रोल का ये वीडियो अब देश विदेशों में वायरल हो चुका था क्योंकि ट्रोल लगातार ओस्लो शहर की तरफ बढ़ रहा था। सरकार इस बात से डरी हुई थी कि ट्रोल पूरे ओस्लो शहर को तबाह करके रख देगा, लेकिन नोरा ये जानती थी कि ट्रोल किसी मकसद से उनके शहर की तरफ आ रहा है। वो प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश करती है कि अगर उन्होंने ट्रोल के यहाँ आने के मकसद का पता लगा लिया तो वो उसकी कमजोरी ढूंढकर उसे रोक सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ट्रोल को सिर्फ एक राक्षस समझती थी, इसलिए वो नोरा पर दोबारा विश्वास करने से मना कर देती है। प्रधानमंत्री नोरा को उसके ओहदे से बेदखल कर मुख्यालय से बाहर निकलवा देती है। तभी कैप्टन क्रिस नोरा के पास आता है और कहता है कि वो नोरा से सहमत है और जब भी जरूरत पड़ेगी वो नोरा की मदद जरूर करेगा। नोरा को इस बात से खुशी होती है, पर दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर चल रही मीटिंग में रक्षा मंत्री ओस्लो शहर को खाली करवाकर ट्रोल पर मिसाइल से हमला करने की मांग कर रहे थे। लेकिन आर्मी जनरल उनके इस फैसले के खिलाफ थे क्योंकि वो जानते थे कि मिसाइल पूरे ओस्लो शहर का विनाश कर देगा। रक्षा मंत्री की बात सुनकर एंड्रियास भी हंस पड़ता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि प्रधानमंत्री ट्रोल पर मिसाइल से हमला करवाने के लिए कभी राजी नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री की बातों से सहमत थी। वो एंड्रियास को ऑफिस से बाहर जाने को कहती हैं। एंड्रियास नाराज होकर अपना इस्तीफा देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मीडिया के जरिए पूरे शहर को यह अनुदेश देती है कि ट्रोल नामक राक्षस उनके शहर में घुसने वाला है और वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। ट्रोल को खत्म करने के लिए उन्हें पूरे शहर को खाली करवाना होगा। उसके बाद पूरे शहर को खाली करवा दिया जाता है। लोग शहर से पलायन करने लगते हैं। मिलिट्री दल पूरे शहर को जंग के मैदान में बदल देते हैं। एंड्रियास भी नोरा के साथ शहर से दूर जा रहा था, लेकिन नोरा अभी भी ट्रोल को रोकने का तरीका सोच रही थी। तभी उसे उसके पिता की डायरी पर सीडिंग शब्द दिखाई देता है। यह शब्द उसके पिता ने डायरी में कई जगह लिखा हुआ था। एंड्रियास भी उस शब्द को पढ़ता है और बताता है कि ये तो नॉर्वे का एक पुराना राजघराना है और उनका रॉयल पैलेस यहीं ओस्लो में ही है। उसी वक्त नोरा को अपने पिता के कहे वो आखिरी शब्द याद आते हैं, रॉयल पैलेस, राजा, घर। उन शब्दों में से कुछ कड़ियां जोड़कर नोरा समझ जाती है कि उसके पिता रॉयल पैलेस के राजा सीडिंग की बात कर रहे थे। वो लोग तुरंत गाड़ी घुमाकर रॉयल पैलेस में पहुंचते हैं, जहां पर रॉयल पैलेस के राजा सीडिंग नोरा टिडमैन को पहचान लेते हैं और उन्हें पैलेस के अंदर ले जाते हैं। राजा नोरा को बताते हैं
कि वो नोरा के पिता टोबायस को जानते थे। टोबायस एक भला इंसान था, लेकिन वो ट्रोल्स की सच्चाई के काफी करीब पहुंच चुका था। अगर सच्चाई आम जनता तक पहुंच जाती तो क्रिश्चियनिटी और राजघराने की काफी बदनामी होती। इसी वजह से उन्हें टोबायस को पागल करार करना पड़ा। लेकिन चूंकि अब ट्रोल नाम का खतरा फिर से उन पे मंडरा रहा है, तो उसे रोकने के लिए राजा नोरा को सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार थे। फिर राजा उन्हें अपने पैलेस में बने एक खुफिया सुरंग में ले जाते हैं। सामने का नजारा देख नोरा और एंड्रियास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस सुरंग के अंदर उन्हें ट्रोल के ढेरों विशालकाय कंकाल दिखाई देते हैं। राजा उन्हें बताते हैं कि बहुत साल पहले ये जगह जिस पर रॉयल पैलेस खड़ा है, ट्रोल राजा का घर हुआ करती थी। जब नॉर्वे में क्रिश्चियन धर्म का उदय हुआ, तब क्रिश्चियंस को लगा कि ट्रोल्स उनके धर्म के आड़े आ सकते हैं, क्योंकि ट्रोल्स उनके चर्च की घंटी की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और उनके चर्च पर पत्थर फेंकते थे। इसीलिए उस समय के क्रिश्चियन राजा और उसकी सेना ने सारे ट्रोल्स को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन ट्रोल राजा को मारना इतना आसान नहीं था। तब उन्होंने कूटनीति अपनाई। वे ट्रोल राजा के बेटे को कैद कर डोबरा की पहाड़ियों में ले गए। अपने बेटे को बचाने राजा भी उनके पीछे डोबरा की पहाड़ियों में गया और उनके जाल में फंस गया। उन्होंने ट्रोल राजा को डोबरा की पहाड़ियों में कैद कर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ट्रोल राजा अब जाग चुका है और वापस अपने घर मतलब यहाँ लौट रहा है। ये सुनने के बाद नोरा अपने अल्ट्रा वायलेट किरणों वाली टॉर्च की रोशनी एक विशालकाय कंकाल पर डालती है। तभी वो देखती है कि अल्ट्रा वायलेट किरणें पड़ते ही वो हड्डियां पत्थर में बदलती जा रही हैं। इस बात से उन्हें पता चल जाता है कि ट्रोल पर सीधे सूरज की रोशनी पड़ते ही वो पत्थर में बदल जाते हैं। और ट्रोल राजा अभी तक जिंदा इसीलिए है क्योंकि वो तो रात में या फिर खराब मौसम में बाहर निकलता है, इसीलिए उस पर अब तक सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ी हैं। वो ट्रोल को रोकने का कोई और तरीका सोचने लगती है। उधर दूसरी तरफ ट्रोल शहर में घुस चुका था और मिलिट्री उसे रोकने के लिए उस पर लगातार हमला कर रही थी, पर उस पर हमले का कोई असर नहीं हो रहा था और वो लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसी वक्त रॉयल पैलेस में ट्रोल को रोकने के लिए नोरा एक प्लान बनाती है। इसीलिए नोरा क्रिस को फोन करके उसे एक खाली मैदान में बहुत सारे अल्ट्रा वायलेट लाइट्स का इंतजाम करने को कहती है। क्रिस नोरा का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन उधर मुख्यालय में ट्रोल को शहर तबाह करता देख रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री पर मिसाइल से हमला करने का लगातार दबाव बना रहे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री उन्हें ट्रोल पर मिसाइल से हमला करने की इजाजत दे देती है। आर्मी जनरल मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी में लग जाते हैं। वो मिसाइल के कोड को सक्रिय करके उसे फाइटर प्लेन के जरिए ट्रोल की तरफ भेज देते हैं। पर मुख्यालय में काम कर रही सिग्रिड सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ थी, इसीलिए वो रॉयल पैलेस में एंड्रियास को फोन करके सारी बात बता देती है। तब एंड्रियास उससे मुख्यालय के सिस्टम को हैक करके जितनी देर हो सके हमले को रोकने के लिए कहती है। पर नोरा अभी भी डरी हुई थी क्योंकि उसे सिग्रिड की काबिलियत पर भरोसा नहीं था। एंड्रियास उसे बताता है कि सिग्रिड एक ऐसी हैकर है जिसे पता ही नहीं कि हारना किसे कहते हैं। एंड्रियास नोरा को यकीन दिलाता है कि सिग्रिड न कभी हारी है और न आज हारेगी। इसके बाद नोरा और एंड्रियास अपनी गाड़ी के पीछे कपड़े से ढकी एक बड़ी सी चीज बांधकर शहर में घुस चुके ट्रोल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन नोरा के सामने अभी एक और बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उधर फाइटर प्लेन ट्रोल पर निशाना साध चुका था और ट्रोल के साथ पूरे ओस्लो शहर को उड़ाने वाला था। सिग्रिड किसी तरह उसे हैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार नाकाम हो जा रही थी। इतने में फाइटर प्लेन का पायलट हमले का बटन दबाता है। उसी वक्त सबकी धड़कनें थम सी जाती हैं, लेकिन तभी प्लेन का सिस्टम फेल हो जाता है और मिसाइल लॉन्च ही नहीं होता। सिग्रिड सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो गई थी। ये देखकर कि हवाई हमला रुक गया है, नोरा और एंड्रियास की जान में जान आ जाती है। फिर नोरा और एंड्रियास अपनी गाड़ी लेकर ट्रोल के पास पहुंच जाते हैं और गाड़ी पर बंधी उस बड़ी सी चीज से पर्दा हटा देते हैं। वो बड़ी सी चीज दरअसल ट्रोल राजा के बच्चे की खोपड़ी थी। खोपड़ी को देखकर भड़का हुआ ट्रोल नोरा की कार का पीछा करने लगता है। नोरा क्रिस को फोन करके उसे एक खाली मैदान में बहुत सारे यूवी रेज तैयार रखने के लिए बोलती है। लेकिन जब नोरा मैदान के करीब पहुंचने ही वाली होती है, तभी वो खोपड़ी नोरा की कार से नीचे गिर जाती है। नोरा थोड़ा आगे ब्रिज पर जाकर रुकती है। तभी ट्रोल वहां पहुंचता है और उस खोपड़ी को बड़े प्यार से अपने हाथों में उठाता है। उसे देखकर ट्रोल भावुक हो जाता है और एक मायूसी से भरी सिसकी निकालता है। उसे देखकर नोरा को लगता है कि ट्रोल अब शांत हो गया है, लेकिन तभी वो खोपड़ी उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है, जिससे ट्रोल और गुस्से में आ जाता है और नोरा की मौत बनकर उसकी कार का पीछा करने लगता है। नोरा उससे किसी तरह बचती हुई उसे मैदान की तरफ ले जा रही थी। तभी उधर दूसरी तरफ आर्मी के मुख्यालय में रक्षा मंत्री को पता चल जाता है कि सिग्रिड ने ही सिस्टम को हैक किया है।
रक्षा मंत्री सिगरेट से उसका कंप्यूटर छीन लेते हैं और हवाई हमले को वापस शुरू करवा देते हैं। उधर नोरा ट्रोल को अपने पीछे मैदान तक ले आती है। ट्रोल उसके बहुत नजदीक आ गया था और अब नोरा और एंड्रियास के पास कार से बाहर कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों अपनी जान बचाकर गाड़ी से कूद जाते हैं, पर ट्रोल अभी भी नोरा का पीछा नहीं छोड़ता। वो नोरा को अपने पैरों से कुचलने ही वाला था कि तभी क्रिस गाड़ियों का हॉर्न बजाकर ट्रोल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इतने में एंड्रियास नोरा को बचाकर ट्रोल से दूर ले जाता है। अब ट्रोल बड़ी बड़ी अल्ट्रा वायलेट लाइट से घिर चुका था, पर यह बात मुख्यालय में खड़े अधिकारियों को पता नहीं थी। वो फाइटर प्लेन को ट्रोल पर हवाई हमला करने का आदेश देते हैं, लेकिन उसी वक्त क्रिस अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को ऑन कर देता है और धीरे धीरे ट्रोल का शरीर पत्थर में बदलने लगता है। ऊपर आसमान से फाइटर प्लेन भी हमला करने ही वाला था कि तभी पायलट को ट्रोल के आसपास कुछ लोगों के होने के संकेत मिलते हैं, जिसकी सूचना वो आर्मी जनरल को देता है। आर्मी जनरल तुरंत मिशन को अबॉर्ट करने का आदेश देते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री अभी भी ट्रोल पर हमला करने के लिए ऑफिसर्स पर लगातार दबाव बना रहे थे। तभी सिगरेट का गुस्सा सुलग उठता है और वो रक्षा मंत्री को एक घूंसा मारकर चित कर देती है, जिससे मिशन अबॉर्ट हो जाता है और फाइटर प्लेन को वापस बुला लिया जाता है। आर्मी जनरल भी सिगरेट की इस बहादुरी की एक मुस्कान के साथ सराहना करते हैं। उधर दूसरी तरफ क्रिस और उसकी टीम अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी नोरा की नजर पत्थर में बदलते ट्रोल पर पड़ती है। ट्रोल का तड़पना उससे देखा नहीं जाता। आखिर ये सब जो हो रहा था, भला उसमें इस ट्रोल की क्या गलती थी? नोरा लाइट्स बंद कर देती है। उसके बाद नोरा ट्रोल के करीब जाकर उसे पहाड़ियों में वापस लौटने को कहती है, लेकिन ट्रोल नोरा की बात समझ पाता इससे पहले ही सुबह हो जाती है और सूरज की सीधी किरणें ट्रोल पर पड़ने लगती है, जिससे ट्रोल का शरीर बड़ी तेजी से पत्थर में बदलने लगता है। ट्रोल एक आखिरी दर्द भरी आवाज निकालता है और हमेशा के लिए बड़े से पहाड़ में बदल जाता है। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री भी उस जगह पर पहुंच जाती है और नोरा की बहादुरी के लिए उसे बधाई देती है। उसके बाद एंड्रियास भी प्रधानमंत्री से कहता है कि अब वो उनकी नौकरी छोड़ रहा है क्योंकि उसे एक लेखक बनना है। फिर नोरा और एंड्रियास एक नए सफर पर निकल जाते हैं। वहीं से थोड़ी दूर डोबरा पहाड़ियों में तबाह हो चुकी उस सुरंग में पत्थरों के ढेर में अचानक हलचल होने लगती है और एक गुर्राने की आवाज के साथ उस पत्थर के ढेर को फोड़कर कोई बाहर आता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।